बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री का हम लिक्विड पढ़ रहे थे, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और इससे को जानने से पहले हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन बेसिकली होती क्या है। तो होता कुछ यूँ है कि जब हम एक रे लाइट की लेंगे तो उसको पास थ्रू करवाएंगे किसी मीडियम से। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। हमारे पास मीडियम टू टाइप के होते हैं। एक हमारे पास डेंसर मीडियम होता है और दूसरा हमारे पास होता है रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम में हमारे पास आते हैं एयर और वैक्यूम, और डेंसर मीडियम में हमारे पास आता है सॉलिड एंड लिक्विड। तो देखते हैं कि किस तरह जो लाइट होती है वो अपना पाथ चेंज करती है। तो ये डायग्राम जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें ये होता है कि हमारे पास इंसिडेंट रे है, वो क्या करती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। मींस के एयर या वैक्यूम से किधर जा रही है? लिक्विड में। तो हमारे पास एक नॉर्मल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री पर होता है, उसके तरफ क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। उस तरफ अपना जो वे होगा या उसकी अपनी डायरेक्शन होगी, वहाँ रिफ्रैक्ट हो जाएगी टूवर्ड द नॉर्मल। ठीक है। तो जब लाइट पास शुरू करती है रेयर से डेंसर मीडियम में, तो वो रिफ्रैक्ट होती है टूवर्ड द नॉर्मल। लेकिन अगर इसी के अपोजिट देखें कि वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, मीन सॉलिड या लिक्विड से एयर में जा रही है, तो क्या रिएक्शन शो करती है? तो ये नेक्स्ट डायग्राम है। इसमें हमारे पास ये इंसिडेंट रे है, तो ये हमारे पास नॉर्मल है, वो एंगल जहाँ 90 का वो 90 डिग्री ग्रेड का एंगल है। ठीक है। यहाँ से हमारे पास आगे कौन सा? रेयर मीडियम है, एयर है हमारे पास, ये वाला मीडियम, और यहाँ से पास थ्रू करती ये अवे द इससे नॉर्मल से अवे करेगी। ये इसके करीब किया था, यहाँ रिफ्रैक्ट किया था, ये अवे द नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टिव एंगल है इसका। तो यहाँ पे जो होती है डेंसर से रेयर मीडियम में, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट करेगी। इससे आगे हम देखते हैं स्नेल लॉ। तो स्नेल अपने लॉ में क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। कि उनके अकॉर्डिंग जो हमारे पास रेशियो होती है साइन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल की और साइन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, वो दोनों क्या होंगी? कांस्टेंट क्वांटिटी होंगी। इन दोनों के इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल दोनों क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी हैं। ये स्नेल अपने लॉ में कहता है। ये स्नेल का लॉ। तो स्नेल ने अपने लॉ में कुछ यूँ कहा था कि एन जो होता है वो किसकी इक्वल होता है? साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। साइन आई जो होता है वेलोसिटी इन एयर, और साइन आर इक्वल होता है वेलोसिटी इन लिक्विड। तो रिफ्रैक्शन लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू N2 N1। साइन आई N2 की इक्वल होता है और साइन आर N1 के इक्वल होता है। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसके बाद हम देखते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होता है? अब ये देखते हैं कि जब लाइट पास थ्रू करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो क्या होता है? जब हमारे पास इंसिडेंट रे कौन से एंगल पे होती है? 90 वाले एंगल पे, तो उस टाइम जो रिफ्रैक्टिव एंगल हमारे पास बन रहा होता है ना, उसकी वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है। और इस स्टेज पे जो हमारे पास एंगल बनता है रिफ्रैक्टेड एंगल, उस एंगल को हम कौन सा एंगल कहेंगे? क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो ये हम क्या कहते हैं कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्शन इज मैक्सिमम। कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होगा तो हमारे पास रिफ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। एट दिस टाइम द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस वक्त जो हमारे पास एंगल होता है रिफ्रैक्शन का, उसे हम क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, और इसको हम किससे डोनेट करते हैं? RC से।
सही। अब हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में देखते हैं कि कैसे होता है। तो साइन आई जो हमारे पास होता है, क्या हमने कहा था, साइन इंसिडेंस एंगल हमने कितना लेना था, ये हमने क्या बात की थी, 90। तो साइन आई हम किसकी इक्वल लेंगे, 90 के। साइन आई इज इक्वल टू 90 एंड दिस वन इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या होगा कि जब हम साइन आई की वैल्यू 1 ले लेंगे तो इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में इस वैल्यू को पुट करेंगे। सही। तो 1 वैल्यू हमने पुट की साइन आई की, तो हमारे पास इस लेवल पे जो एंगल था रिफ्रैक्शन का वो क्या हो गया था, आर सी। साइन आई 1 डिवाइडेड बाय साइन आर सी इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1। तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, तो n1 डिवाइडेड बाय n2 दोनों तरफ लेंगे तो ये वैल्यू उल्ट हो जाएगी, n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 था तो यहाँ n1 डिवाइडेड बाय n2 हो जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाय साइन आर सी था तो ये हमारे पास जस्ट साइन आर सी हो जाएगा। सही। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो n1 है वेलोसिटी इन एयर वो भी 1 की इक्वल है, तो वो भी जब हम 1 ले लेंगे तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय n2 इज इक्वल टू साइन आर सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, अगेन रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास n2 इज इक्वल टू 1 बाय साइन आर सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, डेंसर मीडियम। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम रिफ्रैक्टिव एंगल का रेसिप्रोकल लेंगे तो हम डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन n2 फाइंड आउट हो सकता है जब हम रिफ्रैक्टिव एंगल का रेसिप्रोकल ले लें। तो ये हमें पता चला कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है और किस तरह हम डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे आगे हम देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे की जा सकती है। तो मेजरमेंट के 2 मेथड हैं। देखते हैं कौन कौन से मेथड। एक हमारे पास अबीज रिफ्रैक्टोमीटर है और सेकंड जो है वो पाल-फ्रेच रिफ्रैक्टोमीटर है। सही। अब हम अबीज रिफ्रैक्टोमीटर में देखते हैं कि इस जो हमारे पास ये वाला मेथड है इसमें क्या कहा जा रहा है। तो अबीज रिफ्रैक्टोमीटर में जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसमें कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं, चले देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास 2 प्रिज्म होते हैं, एक हमारे पास होता है अपर प्रिज्म और एक हमारे पास लोअर प्रिज्म होता है। इन दोनों के दरमियान, प्रिज्म के दरमियान हम लिक्विड सैंपल को रख देते हैं। सही। जिस सैंपल का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना होता है ना, उसको इन दोनों प्रिज्म के दरमियान रखा जाता है। फिर हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट होता है। क्या करते हैं, उस लाइट को पास थ्रू करवाते हैं इस प्रिज्म से, तो जो कि लोअर प्रिज्म से पास थ्रू करेगी। एक बात हमेशा माइंड में रखें कि जो लाइट होगी वो लोअर अबीज रिफ्रैक्टोमीटर में वो क्या करेगी, लोअर प्रिज्म से पास थ्रू करेगी, कभी भी वो अपर प्रिज्म से पास थ्रू नहीं करेगी। सही। जब वो लोअर प्रिज्म से पास थ्रू करेगी तो इससे आगे हमारे पास टेलीस्कोप है और इसके साथ टेलीस्कोप स्केल। तो हमारे पास 2 टाइप के बैंड बन जाएंगे, एक डार्क बैंड हो जाएंगे और एक हमारे पास ब्राइट बैंड हो जाएंगे। तो जो हमारे पास टेलीस्कोप है इसके ऊपर जिस लिक्विड का हमने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना होता है वो रिप्रेजेंट होता है, शो हो जाता है इस स्केल पर उस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये था अबीज रिफ्रैक्टोमीटर। इससे आगे हम देखते हैं पाल-फ्रेच रिफ्रैक्टोमीटर के इस इंस्ट्रूमेंट में हम कैसे और किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस रिफ्रैक्टोमीटर में हमारे पास सबसे पहले गिलास ट्यूब होती है। सही है। गिलास ट्यूब के अंदर एक हमारे पास गिलास सेल होगा और इस गिलास सेल के अंदर, ये हमारे पास गिलास सेल है, इसके अंदर हम वो लिक्विड फिल आउट करेंगे जिसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है।
फिर क्या होगी, हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी जो कि पास थ्रू करेगी इस सैंपल से पास थ्रू करते हुए वो प्रिज्म से पास थ्रू करेगी और आगे हमारे पास टेलीस्कोप है। तो ये जब प्रिज्म से पास थ्रू करेगी तो ये वन टाइप के बैंड बनाएगी, या तो ये डार्क बैंड बनाएगी या लाइट बैंड बनाएगी। और जो हमारे पास टेलीस्कोप स्केल है उस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो शो हो जाएगा, जिस भी इस लिक्विड का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं मोलर रिफ्रैक्शन। मोलर रिफ्रैक्शन क्या होता है? सही, तो जब when refractivity is multiplied with molar mass of substance then we get molar refractivity or molar refraction and it is denoted by Rm। कि हमारे पास रिफ्रैक्टिविटी होती है और उसको अगर हम मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मोलर रिफ्रैक्शन ऑब्टेन हो जाएगी। इसी तरह का कुछ टॉपिक हमने पहले भी लिक्विड में पढ़ा था और वो क्या था, कुछ याद है आपको? पैराकोर। जी, तो पैराकोर में हमने क्या कहा था कि पैराकोर कांस्टेंट C जो होता है उसको हम मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पैराकोर ऑब्टेन होगा। सेम इसी तरह हमारे पास रिफ्रैक्टिविटी होती है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे m के साथ तो हमारे पास मोलर रिफ्रैक्शन या मोलर रिफ्रैक्टिविटी ऑब्टेन हो जाएगी। सही, तो हमारे पास जो मोलर रिफ्रैक्टिविटी है उसकी इक्वेशन क्या है? Rm इज इक्वल टू n2-1 डिवाइडेड बाई n2+2 मल्टीप्लाई m बाई d। तो ये हमारे पास मोलर रिफ्रैक्टिविटी की इक्वेशन है। इससे आगे हम देखते हैं यूनिट रिफ्रैक्टिविटी का और यूनिट जो है मोलर रिफ्रैक्टिविटी का। तो रिफ्रैक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? रिफ्रैक्टिविटी हमारे पास क्या होती है? R इज इक्वल टू n2-1 मल्टीप्लाई n2+2 मल्टीप्लाई 1/d। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिविटी की इक्वेशन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि n जो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता, तो फिर क्या होगा, हमारे पास जस्ट डेंसिटी है। तो जो हमारे पास रिफ्रैक्टिविटी का यूनिट होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी का जो यूनिट होगा डेंसिटी का उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास रिफ्रैक्टिविटी का यूनिट आ जाएगा। तो डेंसिटी का यूनिट हमारे पास क्या होता है? ग्राम पर cm³ और किलोग्राम पर एम क्यूब होते हैं। तो इसी तरह जब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास रिफ्रैक्टिविटी का यूनिट आ जाएगा जो कि ये होगा R इज इक्वल टू cm³ पर ग्राम और m³ पर किलोग्राम। ये हमारे पास रिफ्रैक्टिविटी का यूनिट आ गया। इससे आगे हम मोलर रिफ्रैक्टिविटी या मोलर रिफ्रैक्शन का यूनिट देखते हैं। तो हमने कहा था कि जो हमारे पास मोलर रिफ्रैक्शन होता है क्या होता है, हम रिफ्रैक्टिविटी को अगर m से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, मोलर रिफ्रैक्शन आ जाएगी और इसे Rm से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पीछे हमने देखा था कि उसका क्या इक्वेशन होती है, n2-1 डिवाइड बाई n2+2 मल्टीप्लाई md मल्टीप्लाई 1/d। तो हमने m से मल्टीप्लाई किया इसको तो मल्टीप्लाई m बाई d हो जाएगा हमारे पास। तो m बाई d का n का कोई यूनिट नहीं होता, तो जो m बाई d का यूनिट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो ही यूनिट हमारे पास होगा और m का। तो m बाई d मोल का यूनिट मैस का ग्राम पर मोल होता है और डेंसिटी का ग्राम पर cm³ होता है। तो ग्राम से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या यूनिट आ जाएगा, cm³ पर मोल। ये हमारे पास m बाई d का यूनिट है तो सेम यूनिट ही हमारे पास Rm का हो जाएगा। और इसका ऐसा यूनिट देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम पर मोल। ये मैस का और डेंसिटी का किलोग्राम पर cm³ पर m³ होगा तो हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा m³ पर मोल। ये हमारे पास यूनिट आ जाएगा। इससे आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि डाईपोल मोमेंट। डाईपोल मोमेंट क्या होता है? तो हमने कहा कि डाईपोल मोमेंट जो है वो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज
और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस के अगर हम लेते हैं कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, उनके दरमियान क्या हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर सही इक्वली नहीं हो रहा तो क्या होगा, हमारे पास इस वजह से डाईपोल बन जाएंगे। ये क्या होता है, डाईपोल क्यों बनते हैं, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दो इलेक्ट्रॉन वो इनके मॉलिक्यूल के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो डाईपोल बनेंगे। और डाईपोल मोमेंट क्या होगा, प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस के इन दोनों के प्रोडक्ट से हमारे पास क्या बनेगा, डाईपोल मूवमेंट। तो डाईपोल मूवमेंट को मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं, म्यू इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई ई। तो डी हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है दो चार्जेस के दरमियान, और ई होता है चार्ज हर जो हमारे पास पोल होता है उस पर, और म्यू डाईपोल मूवमेंट होता है। ये यहाँ पे आपको एक ये फिग दिखाई जा रही है, इसमें क्या है, ये जो हमारे पास दो डाईपोल है, एक पर कौन सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और एक पर कौन सा है पार्शियल नेगेटिव, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों चार्जेस ई, ये दोनों चार्जेस इनको ई कहेंगे, और ये डिस्टेंस जो होता है उसको डी कहेंगे। इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, डाईपोल मूवमेंट। और जो हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है कि इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किसी इसकी सिमत को हम क्या कर सकते हैं, मुतय्यन करते हैं, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। सही, तो हमारे पास म्यू इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई ई डाईपोल मूवमेंट, और डाईपोल मूवमेंट का जो हमारे पास यूनिट है वो डी बाय है, और डी बाय को हम किस से डोनेट करते हैं, डी से। तो ये था हमारा आज का लिक्विड का टॉपिक जो कि कंप्लीट हो चुका है, और इसमें मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोलर रिफ्रैक्शन और डाईपोल मूवमेंट आपको पढ़ाया है आज। होप सो आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। चलें एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किया था। तो हमने कहा था कि जब कोई लाइट पास थ्रू कर सकती है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में, तो वो क्या करती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है, और इस डायरेक्शन की चेंज की प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। फिर हमने बात की थी मीडियम की, कि दो मीडियम होते हैं, एक रेयर और एक डेंसर। तो जब लाइट पास थ्रू करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो वो टूवर्ड द नॉर्मल क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है। और सेम इसी तरह जब वो रेयर से डेंसर मीडियम में डेंसर से रेयर मीडियम में आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट करेगी। इसके बाद हमने स्नेल लॉ को डिस्कस किया था, और इसमें हमने कहा था कि जो हमारे पास साइन रेशियो होती है, साइन द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। और स्नेल ने अपने लॉ में क्या कहा कि n इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, तो और साइन आई, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फिर हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर किसकी इक्वल होता है, n2 डिवाइडेड बाय n1। फिर हमने क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखा था। ये वो एंगल है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 90 डिग्री ग्रेड होता है, तो जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव एंगल हमारे पास ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू का होता है। तो इसको एंगल को हम कौन सा एंगल कहते हैं, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये हमने देखा था। फिर हमने कहा था कि अगर हम ये वैल्यू पुट कर लें सारे इक्वेशन में, मैंने कहा था कि साइन आई हमने 90 लिया और उसको इक्वल टू 1 किया, इसकी वैल्यू साइन आई में पुट की, और रेसिप्रोकल लिया इसका होल का, तो n1 इज डिवाइडेड बाई n2 इज इक्वल टू साइन आर सी आया। फिर हमने n1 को जब 1 की इक्वल किया कि वेलोसिटी जो है हमारे पास इसमें एयर में 1 है, तो फिर हमने क्या कहा 1 बाई n2 इज इक्वल टू साइन आर सी। n2 हमारे पास डेंसर मीडियम था, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम रेसिप्रोकल लेंगे रिफ्रैक्टिव एंगल का। ये बात हमने क्रिटिकल एंगल से और स्नेल लॉ से की थी।
उपनयन। फिर हमने कहा था कि मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे की जाती है। तो इसके हमने 2 मेथड देखे थे। एक हमने देखा था एबीज रिफ्रैक्टोमीटर इंस्ट्रूमेंट और सेकंड हमने देखा था पाल-फ्रेज रिफ्रैक्टोमीटर। एबीज रिफ्रैक्टोमीटर में हमने क्या कहा था कि 2 प्रिज्म के दरमियान लिक्विड सैंपल को रखा जाता है और लाइट पास थ्रू करवाई जाती है और हमारे पास 2 टाइप के बैंड आ जाते हैं। एक हमारे पास डार्क और दूसरे हमारे पास ब्राइट बैंड आते हैं और टेलीस्कोप पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मालूम हो जाता है। और इसमें हमने कहा था कि हमारे पास एक गिलास ट्यूब होती है जो पाल-फ्रेज रिफ्रैक्टोमीटर है। एक गिलास ट्यूब होती है, उसके अंदर गिलास सेल होता है, उसमें लिक्विड सैंपल को रखा जाता है। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू करवाई जाती है तो या तो डार्क बैंड बनते हैं या लाइट बैंड बनते हैं और टेलीस्कोप के थ्रू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि उसमें दोनों टाइप के बैंड बनते हैं और यहाँ पे या डार्क बनेंगे या लाइट बनेंगे। ये डिपेंड करता है कौन से लिक्विड का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। फिर हमने बात की थी मोलर रिफ्रैक्शन की कि मोलर रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो इसमें हमने कहा था कि जब रिफ्रैक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस के तो हमें मोलर रिफ्रैक्टिविटी या मोलर रिफ्रैक्शन ऑब्टेन होगी और उससे हम RM से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इससे हमने पैराकोर से भी रिलेट किया था। इसके बाद हमने कहा था कि इसकी इक्वेशन क्या है। तो ये हमने देखा था कि RM इज इक्वल टू N2 -1 डिवाइडेड बाई N2 + 2 मल्टीप्लाई M/D। ये हमने इक्वेशन देखी थी। इसके बाद हमने देखा था कि यूनिट क्या होता है रिफ्रैक्टिविटी का। तो ये रिफ्रैक्टिविटी का इक्वेशन देख के हमने कहा था कि जो हमारे पास यूनिट होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, डेंसिटी के। और डेंसिटी का यूनिट था हमारे पास ग्राम पर cm³ या किलोग्राम पर m³ था। तो ये जो हमारे पास रिफ्रैक्टिविटी का जो यूनिट आया था वो cm³ पर ग्राम और m³ पर किलोग्राम था। फिर हमने यूनिट देखा था मोलर रिफ्रैक्शन का। तो मोलर रिफ्रैक्शन सेम इसी तरह रिफ्रैक्टिविटी में हमने m को मल्टीप्लाई किया था। तो जो M/D का यूनिट होगा वो ही हमारे पास मोलर रिफ्रैक्टिविटी का होगा। तो M/D का हमारे पास यूनिट था cm³ पर मोल और SI यूनिट में m³ पर मोल था और यही हमारे पास रिफ्रैक्टिविटी का यूनिट होगा। और एट द एंड हमने डाईपोल मोमेंट को डिस्कस किया था। तो डाईपोल मोमेंट हमने कहा था कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि मतलब एक साइड से दूसरी तरफ या उसकी सिमत का तयन किया जा सकता है पॉजिटिव नेगेटिव से या नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमने कहा था कि जो हमारे पास डाईपोल मूवमेंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। और डाईपोल मूवमेंट की डिफाइन कुछ इस तरह किया था कि डाईपोल मूवमेंट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। और इसके बाद हमने कहा था कि मैथमेटिकल इक्वेशन म्यू इज इक्वल टू D × E था। और लास्ट पे हमने ये देखा था कि ये हमारे पास फिग है जिसमें क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रिक चार्ज हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस। तो दोनों का इलेक्ट्रिक चार्ज और जो डिस्टेंस है इनका मल्टीप्लाई क्या होगा हमारे पास डाईपोल मूवमेंट। और यूनिट क्या होता है डाईपोल मूवमेंट का D/, होता है और उसको किससे डोनेट करते हैं D से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। लिक्विड हुआ हमारा कवर और नेक्स्ट हम सॉलिड स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। होप सो आपको सब टॉपिक्स समझ आ चुके होंगे। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।